ना नहीं बॉडी ने देखो, भावनाओं भी समझो। बार बार श्लेष भैया नरकंकाल हमारे घर तक की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम दोनों लोगों में आपस में हास्य की नोक झोंक चला करती। एक बार मैं पत्नी के साथ जा रहा था, रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। तो मैंने कहा ससुर जी प्रणाम। तो थोड़ा तालियां घनीभूत करिए, थोड़ा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। और भाई श्लेष भाई अब हमको बता रहे, मैं बिल्कुल माइक की कसम खा के कहता हूँ, हाँ बिल्कुल एकदम माइक की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं भारत की भुखमरी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मुझे देखने पे लगेगा कि भारत में भुखमरी है, लेकिन भाई श्लेष जी को देखोगे तो पता चलेगा क्यों है। एक बार तालियां बजाइए। और नहीं ये बिल्कुल सही बात है श्लेष, मैं तो क्या हूँ, मैं तो बचपन से भैया इसका इको हटा दो यार, क्या कर रहे हो, इसका इको कम करो गुरु, पीको लगा दो। थोड़ा तालियां इधर भी आ जाए, इस मोहल्ले से थोड़ा कम आ रही। हमारे आदरणीय समाज शेखर जी बैठे हैं, हमारे रायबरेली बैसवाड़ा के भाई, आपका नाम क्या है सर? नीले सिंह। सब जितने भी ज्यादा थे 80% यहाँ सिंह हैं, और सिंहों के बीच में जब मैं आता हूँ तो खुद ही नारसिंह हो जाता हूँ। एक बार हमारे लिए भी तालियां ठोक दीजिए। नहीं बहुत अच्छा क्या, अभी थोड़ा सा जो है लोग अभी खुल नहीं पा रहे उतना, और ठाकुरों का मामला थोड़ा डर भी लग रहा है, पहली बार आया हूँ। एक बार मैं रायबरेली में कुर्री सुदौली स्टेट है, वहाँ के राजा साहब के पास गया, तो जैसे ही पहुंचा राजा साहब बंदूक लेके आए, 2 फायर झोंक दिया। हम डर गए, बोले डरो नहीं, हमने चाय का ऑर्डर दिया। तो हमने कहा जब चाय के ऑर्डर में 2 फायर झोंक सकते हो तो खाना खिलाओगे तो पूरी पेटी खाली कर दोगे। थोड़ा एक बार तालियां आप अपने लोग सम्मान में बजा दीजिए। तो भाई मैं कह रहा था भाई कि श्लेष जी मैं बचपन से कमजोर हूँ, लेकिन नरकंकाल मतलब नहीं, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो बात तालियां और ठोक दीजिए। और अभी देशभक्ति की कविता पढ़ के गया भाई शिवम भगवती। कंकाल का मतलब आप लोग समझते हैं हड्डियों का ढांचा, जैसे दधीच की हड्डियों से वज्र बना था, वृत्तासुर का विनाश हुआ था। मैं अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक आतंकवादी को भूंजा जाए, हमारी देशभक्ति। नहीं ये मत समझिए कि हम हास के कभी तो हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है, देशभक्ति तो हम लोग कहीं से। अभी बताओ श्लेष भाई, अब एक कार्यक्रम में मैं गया था, एक आदमी हट्टा कट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। हमने कहा यार कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो? उसने कहा मैं भारतीय हूँ ही नहीं। मैंने कहा कौन हो? बोला मैं पाकिस्तानी हूँ। तो हमने कहा यहाँ क्यों भीख मांग रहे? बोले कहाँ मांगे। मैंने कहा यहाँ क्यों मांग रहे हो? तो वो बोला कहाँ मांगे? हम कहा अपने देश में जाके मांगो। तो बोला किससे मांगे? वहां तो सभी मांग रहे हैं। मैंने कहा अपने देश के इमरान खान से मांगो। तो उसने कहा गौर से देखो मैं वही हूँ। तालियां थोड़ा और जोरदार करिए, ऐसा नहीं लग रहा नरकंकाल को बहुत हल्के में लो, बॉडी ने देखो, भावनाओं की समझो। देशभक्ति ऐसा नहीं, देशभक्ति तो कहीं से भी हम लोग, हमारी रगों में देशभक्ति बसी है। हम भगवान श्री राम के जो हमारे आराध्य है, जो हमारे हिंदुत्व के आस्था के केंद्र बिंदु है, जो हमारी राष्ट्र की ऑक्सीजन है, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में हम लोग आज नमन कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये कविता होती। तो मैं बता रहा था श्लेष भाई ने कुछ हमारी ज्यादा बेइज्जती खिंचाई कर दिया है। अब हमारी चेसिस ऐसी है तो हम क्या करें? अजय चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं है। एक बार एक पुजारी को पेचिस पड़ रहे थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी। पुजारी ने कहा साहब फायदा होगा? डॉक्टर ने कहा होगा लेकिन परहेज करो। तो पुजारी ने कहा क्या परहेज करें? तो डॉक्टर ने कहा जोर से शंख न बजाना। थोड़ा गंभीर बात है, टाइम जब तक समझ में आए तब तक तालियां बजाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं श्लेष भाई के विषय में कह रहा था कि ये हम तो बोतल का दूध पी के बड़े हुए गुरु, और आप तो भैंस को सीधा उठा के चूस लेते थे, तो इसी से इनकी बॉडी इतने डेवलप कर गई है। और एक बात मैं बता दूं भाई, श्लेष बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और मैं समझ रहा हूँ प्रयागराज का वो नाम जो पूरे विश्व विख्यात रहा, डॉक्टर कैलाश गौतम जी के नमन करता हूँ। हाँ, उनके परिवार में एक ऐसे व्यक्तित्व और प्रतिभा का जन्म हुआ है। मैं भाई श्लेष भाई को बहुत नमन करता हूँ, बहुत ही योग्य, बहुत कुशल, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और बहुत ही अच्छे साहित्यकार, ऐसा है खुद ही मानते हैं, मगर इनका काम देख के हम भी मानने लगे। एक बार श्लेष भाई के सम्मान में तालियां हो जाए। हमारे मंच में बड़ा नाम जन कवि प्रकाश जी हैं, दादा सोनभद्र से राजहंस जी हैं, जिनके चरणों में बैठ के हमने कविता सीखी। हम जो भी सीखे हैं इन्हीं की बदौलत सीखे। अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी न समझिएगा।
तो जो भी सीखे इन्हीं को दोनों सीखे। बहुत लोग हैं भाई, सब बहुत अच्छा है। चलिए मैं एक कविता शुरू करता हूँ, अगर पसंद आई तो ठीक है, 10-12 और सुनाऊंगा। हाँ, तो अभी शिवम यहाँ प्रयागराज की पावन धरती को नमन करता हूँ। मेरा मन है जहाँ से भाई शिवम भगवती ने छोड़ा है, उस राष्ट्र का शंखनाद किया है, मैं वहीं से एक कविता पढ़ता हूँ हमारे, क्यों भाई, और प्रयागराज की पावन धरती को नमन करता हूँ। अभी भाई श्लेष ने कहा कि कुछ लोग जो है सबूत मांगते। मैं जेएनयू गया था तो एक ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमने 2000 का नोट दिया। उस समय 2000 का नोट जो है नया नया आया था। हमने कहा इसके छुट्टे लाओ, तो बोला इसके छुट्टे तो नहीं। हम कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करोगे। तब मैंने लिखा जय श्री राम। हाँ, अब ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे, पता नहीं सांस न लौटे तो। थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए। बोले हमारी मातृ शक्ति बैठी हुई, नमन करता हूँ मातृ शक्ति ऊपर। अभी बताते, जब मैं रायबरेली से चला, तुम्हारी पत्नी बोली जान प्रयागराज जा रहे हो, तो हम कहा जान क्यों बोलती, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह रहे हैं। मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी को कहते हो, मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा, तो थोड़ा शार्ट ही में। ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बहुत शार्ट में निपटाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रयागराज की पावन धरती के प्रबुद्ध श्रोता है। बहुत लंबी नहीं फेंकने वालों को बर्दाश्त करते। बहुत लोग कभी बहुत लंबी फेंकते। एक लंबी फेंक रहा था कि हमारे पिताजी जो है नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। एक ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। नजर इलाहाबादी था वहाँ, उसने कहा बस इतने, हमारे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। तो ऐसे कमाल के लोग हैं भाई। तो एक बार चाहता हूँ तालियां थोड़ा घनीभूत कर दिया। मैं कविता पर मातृ शक्ति को नमन करता हूँ। नमन का मतलब जब मरना हो। हाँ, अच्छा, जब बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो, तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। किसी की हिम्मत नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र, नहीं विड्रॉल नहीं पास होगा। और मैं भगवान तक इनकी वंदना करते। भगवान शिव, सुनेगा सुरेश जी, भगवान शिव की एक महिला ने तपस्या किया, भगवान शिव प्रकट हुए। तो महिला ने कहा कि प्रभु कुछ वरदान दे दो तो अच्छा हो जाए। भगवान शिव ने कहा वरदान तो दूंगा, मगर एक शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, अगर मंजूर हो तो बोलो। तो महिला बोली ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहते वही करिए। महिला ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु मेरे खाते में 10 करोड़ आ जाए। महिला के खाते में 10 करोड़, सास के खाते में 100 करोड़। महिला ने कहा मैं देश में सबसे सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी हो गई। अब महिला ने सोचा जो मैं मांग रही हूं उससे 10 गुना तो हमारी सास को जा रहा। महिला ने कहा प्रभु अंतिम वरदान, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। उस महिला को हल्का सा हार्ट अटैक आया, सास को धड़ाधड़ सीधे ऊपर। तब से भगवान शिव त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था महिलाओं की बुद्धि नहीं होती। तो एक बार मातृ शक्ति के लिए तालियां बजाइए। हाँ भैया, देखिए देश वेश को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, अभी हम खुद जिंदा है। हाँ, 2-4 लोग तालियां। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो इधर भैया, अगर इलेक्शन में खड़े तो बैठ जाओ गुरु। हाँ, नहीं, अच्छा कुछ लोग खड़े हो जाते तो बैठने के नाम नहीं लेते, बगैर 10-20 हजार लिए। बैठ जाइए आप, बिल्कुल निसंकोच बैठ जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगा। मैं समझता हूँ यहाँ प्रयागराज में बहुत ज्यादा विस्तार से लोग नहीं सुनना पसंद करते। एक जगह मैं बताऊं, आगड़ी आप आजमगढ़ से आए हैं सर, बिल्कुल हंस संप्रदाय के वो लग रहे हैं, आचार्य जी आपको प्रणाम करता हूँ। तो वो गए, एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का जो है कानपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो। एक लड़का लखनऊ का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यहीं का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत ज्यादा जो काम पौवा भर में हो जाए, झौवा भर की कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा, बहुत जैसे आप जानते हैं 2 बूंद जिंदगी के बहुत है, उसमें क्या बहुत ज्यादा लोग कोरोना डर रहे, मास्क वगैरह लगाए, क्या मतलब मास्क लगाने से? हम तो कोरोना से नहीं डरते, कोरोना बिल्कुल कतई नहीं डरते। 4 पंक्तियां झेलो कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए,
किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए और मैं नजर की बीवी को गले लगा लूं, भले हमको कोरोना हो जाए। क्या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का? तालियां थोड़ा और जोरदार बजाइए भैया। क्या ये सब करने कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल डर रहे हो। हाँ, एक कोरोना संक्रमित मरकर जब यमलोक आया तो यमराज ने उसको डांट कर भगाया। यमराज ने उसको डांट कर भगाया। यमलोक में धड़ाधड़ चढ़ा आ रहा है, बिना मास्क लगाए यमलोक में कोरोना फैला रहा है। ये नजरें मिलाने के लायक नहीं है, ये सर भी उठाने के लायक नहीं है, और लगा मास्क चेहरे पे जब से तुम्हारे, ये मुंह भी दिखाने के लायक नहीं है। पुरुषों के लिए तो ठीक, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, ये रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, स्कूटी के आगे मैजिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, और महिलाएं तब से ज्यादा परेशान है, चेहरे पे लगा मास्क तो लिपस्टिक का क्या होगा। ये सारी दिक्कतें, लेकिन इन दिक्कतों से आप जूझिए। और मैं पढ़ता हूँ एक कविता राष्ट्र के नाम पढ़ के, अगर समय मिलेगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। पीछे वाले तालियां थोड़ा बजा दे तो ऐसा लगेगा कि हम मतलब हमको विद्वता का भ्रम बना रहना चाहिए। तो सुरेश भाई जेएनयू गया तो वहाँ सब नोट वोट की बात कर रहे थे, तो वे कविता वही पढ़ता हूँ। प्रयागराज की पावन धरती को नमन करता हूँ और अपने वैश्वारे के वीर पुंगों चंद्रशेखर आजाद के चरणों में पंक्तियां रखता हूँ। सुनेगा भाई कि एक दिन मेरा लड़का आया, आते ही जोर से चिल्लाया, पापा मैं भी दिल्ली जाऊंगा, जेएनयू में एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूँ कन्हैया कुमार। मैंने कहा खबरदार, जेएनयू जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा, इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहाँ की मिट्टी को माथे पे लगा। इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहाँ की मिट्टी को माथे पे लगा, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे, और जिस घर से अफजल निकले आजाद बनकर ठोक दे। बंदे एक बार तालियां हो जाए तो लगेगा कि मैं किसी राज परिवार में कविता पढ़ रहा हूँ। और ये जोश खरोश की बात तो हम कर देते, वरना ऐसे भी हम लोग टिप्पणियों से ही देशभक्ति जाहिर कर देते, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक बार 3 देशों के नेता जो है नरक गए थे, वही जाते। नहीं, आप क्या समझते हो, नेता जूता कुत्ता, ये पहले चरण चाटते बाद में काटते, ये हमारी मौलिक टिप्पणी। तो वो 3 देशों के नेता गए नरक। 3 देशों के नेता नरक में घूमते रहे। एक दरवाजे को खटखटाया। अब 3 देशों में पाकिस्तान का था, चाइना का था और भारत का था। तो दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा चरमराया। दूत ने कहा पाकिस्तान वाले से कि दरवाजे की रिपेयरिंग कराने खर्चा बताओ। तो पाकिस्तान वाले ने कहा 9,000 खर्चा आएगा, 3,000 लेबर, 3,000 मटीरियल, 3,000 हमारे। चाइना वाले से कहा तुम बताओ, तो उसने कहा 12,000, 4,000 लेबर, 4,000 मटीरियल, 4,000 हमारे। जब भारत के नेता से पूछा तो भारत के नेता ने कहा सुनो महाराज, खर्चा आएगा 29,000, 29,000। तो कहा कैसे? कहें 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 पाकिस्तान को ठेका दे दिया। ये भारत का माइंड है। ये सब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये वहाँ बहुत अच्छा नहीं समझते, वीरस के कभी दहाड़ते चीखते चिल्लाते। अभी मैं वहाँ था कन्नौज में, एक वीरस का कवि कह रहा था हम पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, लाहौर में झंडा गाड़। हम कहा चुप रहो, भैंस का खूंटा गाड़ नहीं पाते। ये ना कहो गाड़ देंगे, गाड़ के आओ। और इतने झंडे गाड़ दोगे तो लोग चलेंगे कहाँ से? झंडे गाड़ने के लिए बहुत सी, हमारा भारतवर्ष कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि होली का भी माहौल है, क्यों सुरेश जी? एक होली की कविता पढ़ के फिर एक अपनी वो कविता आपको दे के जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, कुख्यात हूँ या जो भी समझिए। चलिए पहले मैं होली के रंग बिखेरता हूँ आपके बीच में। हमारे गाँव में देवर भाभी की होली होती। इस कविता में कुछ नहीं।